हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रही हैं क्लास 8th की आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37। डेट है इस वर्कशीट की बच्चों 26 फ़रवरी 2021। आज की वर्कशीट में आपका जो चैप्टर है मृदा, मृदा निर्माण के कारक और भूस्खलन, मृदा का निम्नीकरण, इसे ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए देखते हैं बच्चों। मृदा मिट्टी बच्चों, ठीक है, मृदा यानी कि मिट्टी। तो मिट्टी के आपने कण देखे होंगे, इन एक एक कण को बनने में कई साल लग जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत होती है उसे ही हम मृदा कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो दानेदार जैसी परत होती है, कणों के जो आवरण की पतली सी परत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं, यानी कि मिट्टी। ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। तो मृदा का निर्माण यानी हमारी जो मिट्टी होती है वो कैसे बनती है? जो हमारे चट्टान होते हैं उससे प्राप्त खनिजों से, जैव पदार्थ तथा भूमि पर जो भी हमारे लैंड के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी खनिज होते हैं, इन सारी चीज़ों से मिलकर बनती है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। तो ये अपक्षय की यानी टूट टूट कर बनने वाली प्रक्रियाओं में से एक है। खनिजों एवं जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो जब मिट्टी में खनिज और जैव पदार्थ मिल जाते हैं तो इससे हमारी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनती है। क्या आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर मृदा यानी 1 सेंटीमीटर भी जो आपकी मिट्टी होती है उसको बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, मतलब 100 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। ठीक है, उसके बाद है मृदा निर्माण के कारक। तो मृदा निर्माण के हमारे क्या क्या कारक है बच्चों? जैसे कि जनक सेल का स्वरूप, जलवायविक कारक हो गया, स्थलाकृति हो गया, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। तो ये सारे ही हमारे मृदा निर्माण के कारक होते हैं। जनक सेल, ठीक है, जिन शैलों से वो मिलकर बनी है जो मिट्टी है हमारी। जलवायु कारक, क्योंकि अलग अलग अगर आप जलवायु की बात करें तो अलग अलग जलवायु में आपको अलग अलग तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, आपने सुना भी होगा। स्थलाकृति हमारे स्थल पर भी निर्भर करती है। जैव पदार्थों की भी इसमें भूमिका होती है। बहुत सारे हमारी जो मिट्टियाँ होती हैं वो बहुत उपजाऊ होती हैं, कुछ मिट्टी बहुत ज़्यादा रेतीली होती हैं, उनमें हम वो चीज़ें नहीं उगा पाते हैं, मतलब अच्छी चीज़ें नहीं उगा पाते हैं। मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, समय भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी को बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक भी दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, ये आप अपनी बुक से देख लेना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिया गया है इसलिए। उसके बाद है भूस्खलन बच्चों। भूस्खलन के बारे में तो अभी आपने एक एक्टिविटी भी की थी जो आपकी कॉमन वर्कशीट आती है उसमें दिया भी गया था। तो भूस्खलन, भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर भूस्खलन का चित्र भी देख सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं किस तरह से धरती बिल्कुल अलग हो रही है। ये वह प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होती है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। तो अगर किसी क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो इस वजह से अक्सर भूस्खलन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों आपका न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, उनका प्रबंध कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न है। तो भूस्खलन को हम कैसे कैसे रोक सकते हैं, इसके आपके लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। जैसे कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। तो हम पहले से ही मानचित्र तैयार कर सकते हैं। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करवाया जा सकता है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें वनस्पति लगानी चाहिए। सतही अववाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अववाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए गए हैं। तो इसके अलावा पृष्ठीय अववाह अगर बनाए जाएँ, ठीक है, तो ये उपाय भी काम कर सकते हैं। तो क्या क्या हमने देखा बच्चों? जैसे कि मैप बनाया जा सकता है, इसके अलावा हम दीवार बनवा सकते हैं, दीवार से भी इसको रोका जा सकता है। भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका कौन सा है? वनस्पति आवरण का। उसके बाद है मृदा का निम्नीकरण। तो मृदा अपरदन या फिर छीड़ता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक क्या क्या है? वनों का उन्मूलन, ठीक है, वनों उन्मूलन, अतिचारण यानी कि बहुत ज़्यादा
उसका प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, जब बहुत ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है या कीटनाशक का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है तो उससे क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा पेड़ काटने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल करने की वजह से, इसके अलावा वर्षा दोहन की वजह से, भूस्खलन की वजह से, बाढ़ की वजह से हमारी जो मिट्टी होती है, कई बार जो बारिश का पानी होता है वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को बहा के ले जाता है। तो अगर पेड़ होंगे, क्योंकि पेड़ भी बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, अगर पेड़ होंगे तो वो उन मिट्टियों को रोकने का काम करेंगे। लेकिन आजकल वन उन्मूलन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि पेड़ भी बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं। इस वजह से हमारी जो मृदा है वो प्रतिदिन, ठीक है, छीड़ होती जा रही है, उसका अप्रदन होता जा रहा है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं बच्चों। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो इसका आंसर अभी आपने यहीं पर देखा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मृदा का निर्माण, यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, कि मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। तो पूरा आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसके निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक आप यहाँ से लिख सकते हैं, मृदा निर्माण के प्रमुख कारक, यहाँ से पूरा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, कि भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है? तो उसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि भूस्खलन के कारण जनमाल को हानि होती है, क्योंकि बहुत से लोग मारे जाते हैं, बहुत सा जो सामान होता है, बहुत से हमारे जो संसाधन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा जो मृदा है, ठीक है, हमारी जो मिट्टी है उसका भी बहुत ज़्यादा अपरदन होता है। इस वजह से इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।